स्पॉन्सर वाली राइड्स किस तरीके से मिल पाती हैं, ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में बाइक किस तरीके का परफॉर्मेंस देती है, कंफर्ट के मामले में बाइक कैसी है, सस्पेंशन किस तरीके का है, ब्रेकिंग कैसी है बाइक की, माइलेज कितना देती है, हाईवेज पे और सिटी में दोनों अगर आप चलाते हैं तो कितने पैसे लगते हैं। अगर पेड सर्विस की बात करें, आप किसी और को रिकमेंड करेंगे ये बाइक तो किन पॉइंट्स के ऊपर आप रिकमेंड करेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अगली वीडियो में FZ-V3 का ऑनरशिप रिव्यू लेके आने वाला हूं। तो अभी ये अराउंड 15,128 किलोमीटर चल चुकी है और मैं इसकी ओनर जो है मेघा मेरी फ्रेंड है, एक्चुअली ग्रुप राइड करते थे हम आपस साथ में, उसका ऑनरशिप रिव्यू लेने वाला हूँ। और मैंने आपको बताया था कि उसने लास्ट मंथ ही एक राइड करी थी, जो कि मैंने गलती से गुजरात की राइड बोल दिया था, बट उसने महाराष्ट्र की राइड करी थी इसी के ऊपर। और उससे पहले मैं भी इसी बाइक के ऊपर जम्मू होके आया हूँ फरवरी में 5 to 7 अराउंड 5 तारीख के आसपास मैं गया था, या 7 को वापस आ गए थे, 8 तक वापस आ गए थे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं FZ-V3 का रिव्यू। तो चलिए पहले मेघा शर्मा को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उनके बारे में, उनके राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में आज तक का, और बाइक के बारे में। तो आइए मेघा, वेलकम टू माई चैनल। हेलो, थैंक यू आकाश। तो मेघा थोड़ा सा, अगर मैं कोई बात नहीं पर्सनल क्वेश्चन पूछूं अगर मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को ये बताओ, आपको सबसे पहले मतलब कौन सा वो मोमेंट था कि आपको बाइक से इतना प्यार हो गया। मैं 10th क्लास में थी तो मेरे पापा ने एक बार बोला था कि तुझे मैं बाइक सिखाऊंगा। तो बस मैंने सोच लिया कि बस बाइक चलानी है। मैंने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा कैसे होगा कब होगा, आई डोंट नो। बस ये था कि अच्छा ठीक है अब तो बाइक ही चलानी है। इनफैक्ट 11th क्लास में थी मैं। एक दिन पापा रात में घर आए तो उन्होंने बोला कि मैं बाइक खड़ी करने नहीं जा रहा था, मेरी बाइक खड़ी कर। तो मैंने चाबी ली और मैं चली गई। ओके, तो मतलब और फिर वो मेरे से हिली नहीं। तो वहाँ एक अंकल खड़े थे तो उन्होंने वो अंदर की, लेकिन मैं चली गई। मैंने कहा ठीक है मैं करने जा रही हूँ खड़ी, फिर आप मुझे बाइक सिखाना। लेकिन उन्होंने सिखाई ही नहीं। लेकिन हाँ, मेरी शुरुआत इसी तरह से हुई थी। सपना तो देख लिया था। क्योंकि अगर मैं अपनी कहानी सुनाऊं तो मेरे साथ क्या होता था, जब मैं 7-8 साल का था मेरे घर पे चाचू के पास RX 100 होती थी। अच्छा। तो उस टाइम पे हम रामलीला देख के वापस आ रहे होते थे, और हमारे लोहे का पुल है ईस्ट दिल्ली में। हाँ, मुझे तो हाँ, दिल्ली 6 से ईस्ट दिल्ली आने के लिए लोहे का पुल था उस टाइम पे। तो उस पे मैं रात को बाइक चलाता इन द सेंस, चाचू बस कहते थे कि हैंडल पकड़ ले, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं चलाता। वो जो फ्रीडम का एहसास था ना, उसके बाद से मेरे को बाइक राइडिंग से मतलब बिल्कुल एक तरफा मोहब्बत हो गई। 2 तरफा तो बाद में हुई जब अपनी बाइक आई। सही बात। तो सेकंड जो मेरी एक चीज़ रहेगी, मैं हमें सबको पता है कि आपने स्पॉन्सरशिप राइड्स बहुत करी हुई हैं, आपको स्पॉन्सर्स मिले हुए हैं। हाँ। काफ़ी राइड्स स्पॉन्सर हैं, ये स्टिकर भी उन्हीं के लगे हुए हैं फिलहाल। हाँ। तो स्पॉन्सर वाली राइड्स किस तरीके से मिल पाती हैं, क्या आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाने होते हैं? क्योंकि क्या होता है, हमारा बजट का काफ़ी इशू रहता है। हम यंगस्टर जितने भी हैं, सेम मेरे साथ भी है। या तो घर वालों से हमें पैसे मांगने पड़ते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, या फिर हमें खुद बजट अपना बनाना पड़ता है। तो अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाए किसी को किसी राइड के लिए, तो उसके लिए तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो स्पॉन्सरशिप के लिए आप क्या करना चाहेंगे? बेसिकली उसके लिए सबसे पहले अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम पैशनेट है कि चलाना ही है, कुछ भी करके चाहिए कि ये तो चाहिए जीवन में बस अब, तो उसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी ग्रुप के साथ राइड करना ज़रूरी है। तो आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, ब्रेकफास्ट राइड कीजिए, अर्ली मॉर्निंग राइड कीजिए, छोटे ग्रुप ज्वाइन कीजिए, फिर आपको बड़े ग्रुप्स के बारे में पता चलेगा। मैंने दिल्ली बाइक करनी से स्टार्ट किया था। तो दिल्ली बाइक करनी जो है वो फीमेल राइडर्स का एक ग्रुप है, उसमें सिर्फ फीमेल राइडर्स ही हैं। और वो दिल्ली नहीं, वो पूरे इंडिया में है। हाँ, और सिटी वाइज उनके ग्रुप्स बटे हुए हैं। सिटी वाइज सबके अलग अलग हैं। और वहाँ से जब मैंने पहले राइड की तो मुझे विमा इंडिया का पता चला। विमा इंडिया इंटरनेशनल ग्रुप है एक, और वो भी सिर्फ फीमेल राइडर्स का है। और उसमें बहुत सारी गर्ल्स हैं, इंटरनेशनली सब एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं इनफैक्ट। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था, और तब मैं स्प्लेंडर से जाती थी, मेरे पास FZ नहीं थी उस टाइम पे। तो बहुत ईजी, ऐसा नहीं था स्टार्टिंग में। जब मैं फर्स्ट राइड किया तो थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन फिर जब सबने मुझे इतना वेलकमिंग, मेरे को सबका नेचर लगा और सबने बहुत अच्छे से मेरे साथ वो किया, मैं 1-2 लोगों के साथ कनेक्ट हुई, तो धीरे धीरे मेरा ग्रुप जो है वो बढ़ता गया। हाँ, इस चीज़ में मैं एक चीज़ मानूंगा कि बड़े जो ग्रुप्स होते हैं वो सारे ही ज़्यादातर XBHP हो गया, या फिर जो भी ग्रुप्स आप बता रहे थे, उन सब में आप 100 सीसी 150 सीसी 125 सीसी की बाइक लेके भी चले जाएंगे तो दे विल वेलकम यू ईजिली। उनका कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपके पास सुपर बाइक ही होनी चाहिए। वो आपकी जो एक इंटेंसिटी है या बाइक को लेके आपका लव है, बाइकरशिप आपकी जो भी है, उस चीज़ को ज़्यादा मैटर देखते हैं। ये नहीं है कि आप छोटी बाइक लेके आ रहे हैं तो आपको इतना तवज्जो नहीं देंगे। हाँ। तो इस चीज़ में मतलब मेरा ये कहना चाहेगी कि आप
किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, स्टार्ट कीजिए, उसके बाद एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा वो। उसमें उसके बाद इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है एक्चुअली। दोस्त आपके जब बन जाते हैं तो आपको धीरे धीरे स्टार्ट एक पुश मिल जाता है पीछे से। तो जैसा कि हमें पता है आप इस बाइक को, क्योंकि आपके पास स्प्लेंडर भी है, सिटी यूज़ के लिए आप उसे यूज़ कर रहे हो आजकल, इस बाइक को नॉर्मली आप हाईवे के लिए ही यूज़ कर रहे हो। तो हाईवे पे क्रूज़ कितनी स्पीड में करते हो आप वैसे? नॉर्मली मैं 80-90 रखती हूँ, लेकिन समटाइम मैं 100 और 110 पे भी चलाती हूँ इसको। तो ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में बाइक किस तरीके का परफॉर्मेंस देती है? कोई वाइब्रेशन का इशू या स्टेबिलिटी में कोई इस तरीके का इशू है? अगर नॉर्मल विंड है तो स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं रहता, बहुत स्टेबल बाइक है, आराम से चलती है, स्मूथ चलती है, इनफैक्ट वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर साइड विंड है तो फिर कई बार थोड़ा बहुत वॉबल करती है, तो मुझे स्पीड उस टाइम पे थोड़ी कम करनी पड़ती है। साइड विंड में तो यार कोई भी बाइक हो, अगर उसका वेट थोड़ा कम है तो वो वॉबल करेगी करेगी। स्टेबिलिटी में इतना ज़्यादा वो उसमें मैटर नहीं करता। इंजन वाइब्रेशंस? इंजन वाइब्रेशन नहीं, इंजन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता। 100-110 पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है, और कई बार एकदम फुल थ्रॉटल भी देना पड़ता है, क्योंकि 70-80 के बाद उसका पिकअप थोड़ा सा वो हो जाता है। मतलब इस चीज़ में मैं ये कहूँगा कि यामाहा इसको वैसे भी एक सिटी कम्यूटिंग के लिए इसको यूज़ करने के लिए ही कहती है। हाईवे पे अगर आप लेके जा रहे हैं 70-80 के बाद इसकी जो स्पीड पकड़ने की एबिलिटी है 100-110 पहुंचने तक, वो बहुत स्लो हो जाती है। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहने वाला है इस बाइक से रिलेटेड, वो ये रहेगा कि कंफर्ट के मामले में बाइक कैसी है? क्योंकि मैंने भी काफ़ी चलाई है, अभी लास्ट मंथ ही मैं इससे कटरा होके आया था, दिल्ली कटरा। तो सीट इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसमें कंफर्ट के मामले में पूरा कैसे? अगर मैं लॉन्ग राइड करती हूँ तो मुझे भी लगता है कि हार्ड है, इसलिए मैं एयर सीट का यूज़ करती हूँ यूजुअली लॉन्ग राइड के लिए। अदरवाइज सिटी के लिए तो ओके ओके, कोई इशू नहीं है। सिटी के लिए ओके ओके। और सस्पेंशन किस तरीके का है अगर कंफर्ट की हम बात करें? फ्रंट सस्पेंशन जो है इसका वो ठीक है, मतलब कि ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा स्टिफ है, लेकिन जो रेयर सस्पेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है। और हैंडलिंग इसकी अच्छी है, हैंडलिंग स्मूथ है। हैंडलिंग स्मूथ है। आप अगर कट वगैरह करते हैं या फिर लीन करते हैं कहीं पे तो उसमें कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ब्रेकिंग कैसी है बाइक की? ब्रेकिंग मुझे अच्छी लगती है, इजी है, ब्रेकिंग बहुत स्मूथ। अगले ब्रेक और पिछले ब्रेक में दोनों अच्छे हैं या फिर कोई वीक है दोनों में? मुझे लगता है कि पीछे वाले ब्रेक अच्छे हैं इसके, पीछे वाले ज़्यादा बेटर हैं। ओके। और इसके अलावा माइलेज कितना देती है हाईवेज पे और सिटी में, दोनों अगर आप चलाते हैं तो कितना? हाईवे पे अगर मैं 70-80 या 80-85 पे चला रही हूँ तो 40-45 तक माइलेज देती है, बहुत इजीली इतनी माइलेज दे देती है। लेकिन अगर मैं 100-110 पे चला रही हूँ तो माइलेज 35 तक दे देती है, तब भी है। तो अगर आप 90 अबव जाते हैं तो उसमें माइलेज ड्रॉप होता है, अराउंड 35 के आसपास हो जाता है। सिटी में भी अराउंड 40-45 की माइलेज निकाल देती है बाइक, आराम से निकाल देती है। तो अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है सर्विस रिगार्डिंग। सर्विस किस तरीके की मिली है यामाहा से? क्या आप सर्विस से सेटिस्फाइड हैं? उसके अलावा सर्विस कितने पैसे लगते हैं? अगर पेड सर्विस की बात करें, फ्री सर्विस की बात ना करें, तो पेड सर्विस में कितने पैसे लगते हैं इस बाइक में? नॉर्मली सर्विस कराओ तो अराउंड 800 रुपीज़ लगते हैं, 400 अराउंड कुछ इसका इंजन ऑयल आता है, और बाकी इसके सर्विस चार्जेस होते हैं। अदरवाइज़ यामाहा की जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है, पहले प्रॉब्लम अच्छे से वो समझते हैं। इनफैक्ट अगर आप कुछ नहीं बताओ तो वो बताते हैं कि इसमें ये भी दिक्कत है, और फिर वो उसको अच्छे से रिसॉल्व भी करते हैं, तो इट्स लाइक अच्छा है। 100 बात की एक बात, बजाज वालों से अच्छा है। हाँ, झेले बैठे ना तो हम बता सकते हैं कि हाँ बजाज वालों से तो बहुत ही अच्छे हैं। चलो कोई बात नहीं। उसके अलावा अगर मैं ये पूछूं कि आप किसी और को रिकमेंड करेंगे ये बाइक, तो किन पॉइंट्स के ऊपर आप रिकमेंड करेंगे इस बाइक को? सिटी राइडिंग, हाईवे राइडिंग आपने दोनों की हुई है, अराउंड 15,000 किलोमीटर चला ली है, तो किस तरीके से आप किसी को रिकमेंड करना चाहेंगे इस बाइक को? अगर सिटी राइड करनी है यूजुअली नॉर्मल यूज़ के लिए तो फिर तो बहुत अच्छी है, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ले लीजिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड्स करनी है तो आप थोड़ा हैवी बाइक में देखिए कुछ। ये थोड़ी अंडर पावर है लॉन्ग राइड्स के लिए। मैंने पहले सिटी यूज़ के लिए ली थी तो मुझे लगा कि ठीक है, लेकिन अब मैं लॉन्ग राइड्स भी करने लगी हूँ तो मुझे थोड़ा अंडर पावर लगती है। तो लॉन्ग राइड्स पे बेसिकली अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप 70, 75, 80 तक चलाते हैं बाइक तो उसके लिए बाइक अच्छी है। अगर उससे ऊपर आपको हाईवे क्रूजिंग करनी है अराउंड 100 या उससे ऊपर की स्पीड्स पे, तो उसके लिए अच्छी नहीं, क्योंकि यार इसकी टॉप स्पीड ही 117 km/h है। हाँ। जो कंपनी क्लेम करती है। अराउंड अगर आप सिंगल बाइक चला रहे हैं, सोलो चला रहे हैं, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 120 तक टच कर सकते हैं, वो भी पूरा खींचने के बाद। बट यही है कि अगर आप 80-90 तक चलाते हैं, हाईवे राइडिंग कभी कभार करते हैं मंथ में एक आध बार, बाकी आपकी सिटी कम्यूट ही है डेली ऑफिस वगैरह का, तो आप
ईजिली आप इस बाइक को ले सकते हैं, सर्विस भी अच्छी है। सबसे अच्छी बात जो मुझे अभी तक इस बाइक की लगी है, इंजन रिफाइनमेंट एक नंबर है। अगर आप यामाहा की भी किसी और बाइक से कंपेयर करेंगे फिलहाल में, तो इंजन रिफाइनमेंट बहुत अच्छा है। आपको अराउंड 8000 आरपीएम पे भी उतने ज़्यादा वाइब्रेशंस बिल्कुल भी महसूस नहीं होंगी। हल्का फुल्का बज़ महसूस होता है फुट पैक्स पे और हैंडल बार पे अराउंड 8000 आरपीएम के आसपास, बट उसके अलावा बहुत ही रिफाइंड इंजन है इसका। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना।